रिटिस स्कूल के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, जो है कि गाउस के लॉज एंड एप्लीकेशन। उसमें हमारा पिछला जो टॉपिक हुआ है वह है आर त्रिज्या की कोई वलय है और उससे एक्स दूरी पे किसी पॉइंट पे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर दी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं एक गोला है, दोनों की त्रिज्याएं हैं वो क्या है, इक्वल, वो है आर, और दोनों पर जो आवेश वितरित है वो है क्यू, और गोले का केंद्र है ना वो वलय की एक्स पर विद्यमान है, यानी कि वलय की जो एक्स है उस पे गोले का केंद्र विद्यमान है। तो वलय के केंद्र से, जो वलय का केंद्र है उससे r√3 दूरी पर गोले का केंद्र है। गोले व वलय के मध्य हमें क्या निकालना है, विद्युत बल को फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसने ऐसे बताया कि ये कोई वलय है, ठीक है, और हमें पता है कि एक वलय अगर r त्रिज्या की वलय हो और उससे x दूरी पे कोई पॉइंट हो और उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उसका मान आता है E बराबर 1/4πε0 x q और r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 3/2। ये क्या आता है, ये हमने पीछे फाइंड आउट किया है, यानी कि वलय के कारण x दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, वो आती है 1/4πε x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर √3/2, √3/2। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि एक वलय है, वो तो कंडीशन रहेगी, ये वलय है और उस पे किसी पॉइंट पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो ऐसे आएगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया इसने कि ये वलय ले ली, क्वेश्चन को हम अलग कर देते हैं बस। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या है, क्या बता रखा है कि एक वलय है हमारे पास जिसकी जो रेडियस है वो r है और उससे यानी कि इसकी एक्स पे अपन को क्या बताया है, ये तो क्या है हमारे पास रिंग वलय और ये है एक गोला, ठीक है, जिसकी भी रेडियस क्या है, r है, ठीक है, और वलय की x ये हो गई और इससे कितनी दूरी पे, r√3 दूरी पे जो अपने पास गोला है उसकी रेडियस है, गोले की रेडियस है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, r√3। अब हमने पिछला जो टॉपिक देखा था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक वलय के कारण जो अगर r दूरी की है और उससे x दूरी पे कोई पॉइंट है P, तो उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या होगी, 1/4πε0 qx r का स्क्वायर x का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3/2। ये पीछे के क्वेश्चन जो हमने वो डेरिवेशन निकाली थी उसके अकॉर्डिंग ये हमने EP का मान निकाला है। अब देखो ये x है, ये कितना है यहाँ पे r√3,
तो हमें बस इस गोले को नहीं मानना, एक बार मतलब ऐसे माना कि एक वलय है और इससे r√3 दूरी पे कोई पॉइंट है और उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वो क्या आ जाएगी, केंद्र किसका है, गोले का। तो अब क्या आ जाएगी, 1/4πε0 q x r² प्लस x² 3/2 और यहाँ पे x क्या है, r√3। x बराबर रख देते हैं r√3, तो ये हो गया 1/4πε q r√3 r² प्लस 3r² की पावर 3/2 1/4πε। इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये आ गया √3 r, ये हो गया 4r² और 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 q √3 और ये आ गया 4 पे रूट ये और r², तो इससे ये कैंसिल आउट। अब इधर करते हैं, ये क्या हो जाएगा, E बराबर 4πε0 ओके q √3 और ये हो जाएगा क्योंकि 4 3/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 √3/2, तो ये मान आ गया इसका 8, ये 8 और ये r3, ये r है तो इसका मान आ जाएगा 32 √3/32 q अपॉन πε/r का स्क्वायर। ये क्या आ गई, वलय के कारण गोले के केंद्र पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने पिछली क्लास में क्या देखा है कि किसी वलय पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी पॉइंट पे, तो मतलब अगर वो आवेश पूरे मतलब वलय के ऊपर वितरित है तो वैसा प्रतीत होगा कि वो सममितता के कारण कि वो सारा आवेश उसके सेंटर पे स्थित है। यही कंडीशन इसमें होगी कि ऐसा लगेगा कि वो सारा आवेश उसके सेंटर पर स्थित है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो क्या होगा, QE। इन पे जो चार्ज है वो पूरे सेंटर के अकॉर्डिंग माना जाएगा, तो QE। ये हो गई इसकी एक स्टेप। अब अगली स्टेप देखते हैं। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ पे तो केवल क्या निकाला है, गोले पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इन दोनों के मध्य क्या निकालना है, विद्युत बल। सममितता के कारण एक समान आवेश को मानेंगे और संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर प्रतीत होगा। तो अब गोले व वलय के मध्य बल क्या हो जाएगा, गोले
वलय के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर Q E। तो E का मान हम इक्वेशन 1 से रख देंगे। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? √3Q² 32πε0 R²। ये क्या हो गया? वलय व गोले के मध्य कुल आवेश के कारण लगने वाला फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गाउस लॉ। अब गाउस का नियम देखते हैं कि क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन क्या मान लेंगे? कोई काल्पनिक पृष्ठ मानेंगे और उस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कितना फ्लक्स है वो उसमें इंटर करेगा या वो उसमें बाहर निकलेगा, उस कंडीशन के आधार पे ये गॉस लॉज फॉलो होता है। यानी कि हमारे पास कितना विद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक पृष्ठ में इंटर करता है, कितना आउट होता है, इस पे जो गॉस का नियम है वो डिपेंड करता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गाउस का नियम। अब देखो क्या है, जैसे हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ ये मान लिया और ये हमारे पास क्या है, बाहर की ओर या अंदर एक विद्युत क्षेत्र एरिया है E। इसके अंदर हमने कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ माना है जिसके अंदर Q आवेश, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। अब इन सब आवेशों के कारण जो हमारे पास फ्लक्स उत्पन्न होता है, यानी कि जो फ्लक्स होगा फाई वो कितना होगा और वो E के अकॉर्डिंग कितना होगा, यानी कि जो हमारे पास गाउस का नियम है वो क्या बताता है कि इसके अंदर जो टोटल आवेश हो जाएगा उसका योग और एक टर्म होती है 1/ε0 उसके व्युत्क्रम के गुणनफल में जो हमारे पास फ्लक्स है फाई वो फाइंड आउट होता है। अब हम इसको मैथमेटिकल रूप से विस्तार से देखते हैं। ये तो एक शॉर्टकट के रूप में हमने इसको देखा है। अब देखो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र E में स्थित कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ बंद पृष्ठ से संबंध निर्गत फ्लक्स का मान है कुल आवेश तथा 1/4πε0 के गुणनफल के
के बराबर होता है। डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई विद्युत क्षेत्र मान लिया, क्षेत्र है, उसमें हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, चाहे वो किसी भी आकृति का हो सकता है, वो बेलनाकार हो सकता है, वो गोलीय हो सकता है, वो आयताकार हो सकता है, वो वर्गाकार हो सकता है, किसी भी आकार का कोई पृष्ठ हमने माना और उस पृष्ठ से निर्गत कुल जो आवेश हैं उनका योग और 1/4 एप्सिलॉन के गुणनफल का जो मान होता है वो उससे फ्लक्स के बराबर यानी कि फाई के बराबर होता है। तो अब इसको हम मैथमेटिकल रूप से कैसे लिख सकते हैं? फाई बराबर अकॉर्डिंग द डेफिनेशन, ये क्या है? टोटल क्यू हमारे पास, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा है ई यानी कि फ्लक्स का ई के साथ रिलेशन, वो क्या होता है कि किसी पृष्ठ यानी जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र है वो किसी मतलब किसी एरिया में कैसे गुजर रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना है या किस डायरेक्शन में है उस पर डिपेंड करता है। तब फाई बराबर क्या होता है? ई डी एस। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो 1 2 को हम जोड़ के क्या लिख सकते हैं? ये भी फाई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई डी एस। और ये हो गया, ये हमारे पास क्या है? गाउस का नियम और उसका मैथमेटिकल रूप। तीनों चीजें हमने देख ली। अब अगली कंडीशन हम देखते हैं, यानी कि इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना गाउस के नियम, कौन कौन सी चीजों पे वो नियम फॉलो होता है वो बिंदु हम देखते हैं। ये चीज समझ में आ गई कि जो निर्गत फ्लक्स है वो क्या होता है, उस काल्पनिक पृष्ठ जितना अपने पास आवेश इंटर कर रहा है वो आवेश, कुल आवेश तथा पेराद्युतांक होता है ये एप्सिलॉन के अनुपात में क्या निकालते हैं? फाई का मान निकालते हैं। अब क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर गाउस नियम, गाउस के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु, गाउस के नियम के यानी कि गाउस का नियम किन किन कंडीशन को फॉलो करता है वो बिंदु हम देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु फर्स्ट है, यहाँ पे जो कुल आवेश है वो कौन सा है, मतलब जो हमारे पास काल्पनिक पृष्ठ में है जो आवेश है उसको हम एक साथ इकट्ठा कैसे करते हैं, यानी कि जो जितना हमारे पास आवेश है, जैसे ये है Q1 माइनस Q2 और Q3, तो ये जो टोटल आवेश होगा वो कितना होगा? इसका बीजगणितीय योग Q1 Q2 और Q3, यानी कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का बीजगणितीय योग होता है। अलग अलग जो आवेश हैं उनको सबको हम ऐड करके टोटल आवेश को मानते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर एप्सिलॉन क्यू बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स का बीजगणितीय योग है। जैसे कोई ये पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है,
इसमें Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 कुल आवेश हैं, तो टोटल आवेश हमारे कितना हो जाएगा समेशन Q1 Q2 माइनस Q3 और Q4। फर्स्ट कंडीशन ये अप्लाई होती है तभी हम गाउस के नियम को लगा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या बताती है कि अगर हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ मानना है, उसके अंदर आवेश निर्गत होता है यानी कि बाहर निकलता है, तब तो ऐसे माना जाता है कि उसमें जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव है। अगर आवेश उसके अंदर इंटर होता है तब ऐसे माना जाता है कि वो फ्लक्स है वो क्या है नेगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या है, कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है तब क्या होता है धनात्मक पॉजिटिव, तथा पृष्ठ में प्रवेशित यानी कि इंटर करने वाला फ्लक्स क्या होता है ऋणात्मक जो इंटर करता है वो क्या है ऋणात्मक। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर निर्गत कर रहे हैं तब भी उनका बीजगणितीय योग होगा, और जब वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं तब भी उनका उसी कंडीशन से उसका बीजगणितीय योग होगा। के बीजगणितीय समान होगा। एज लाइक ये बता रहा है जैसे कोई काल्पनिक पृष्ठ लिया और इसके अंदर जो भी आवेश है Q1 है Q2 है Q3 है, ये सब क्या है पॉजिटिव है, यानी कि क्या हो रहा है निर्गत हो रहा है, तो इसमें टोटल जो आवेश आएगा वो क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q3, ये सब क्या है पॉजिटिव, यानी इसका मान क्या आया है पॉजिटिव। अगर ये क्या बता रहा है दूसरी कंडीशन कि अगर ये नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, होगा तो इनका बीजगणितीय योग, बस साइन क्या आ जाएगा इसका नेगेटिव, यानी कि जो योग होगा वो क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यही कंडीशन है कि जब निर्गत फ्लक्स होता है तब वो जो आवेश होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जब प्रवेशित फ्लक्स होता है उस कंडीशन में सारे आवेश क्या होते हैं नेगेटिव। अगली जो कंडीशन है वो है कि गाउस का नियम हम निकालते हैं तो एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो काल्पनिक पृष्ठ गोलीय हो या फिर बेलनाकार हो या फिर वो आयताकार हो, वो किसी भी कंडीशन में यानी कि अपन उस कंडीशन के आधार पे उसकी आकृति को डिफाइन करते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो फ्लक्स का मान आया वो उसकी आकृति पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स केवल बंद पृष्ठ मांगता है न कि आकृति। तीसरा पॉइंट क्या है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग के लिए चयनित काल्पनिक बंद पृष्ठ
को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। कहते हैं ये एक गाउसीय जो पृष्ठ है ये एक क्या है, स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार बनाया हुआ काल्पनिक गाउसीय गाउसीय पृष्ठ होता है। अर्थात इसकी आकृति तथा इसकी आकृति गोलीय, बेलनाकार, घनाकार या कोई अन्य आकृति अपनी सब इच्छा से होती है। कि जो आकृति है वो अपनी स्वेच्छा से बना सकते हैं, वो उस गाउस के नियम पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। केवल ये इतना ही इम्पोर्टेंस रखती है कि जो पृष्ठ है वो एक गोलीय पृष्ठ होना चाहिए। अब अगली जो कंडीशन है वो है गाउस का नियम केवल गाउसीय पृष्ठ होता है, उसकी आकृति गोलीय, बेलनाकार व घनाकार या कोई अन्य आकृति है वो एक स्वेच्छा से होती है। अगली जो कंडीशन है वो बताता है कि जो गाउस का नियम है वो केवल बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना है इस बात पे निर्भर करता है, न कि गाउसीय जो पृष्ठ है वो क्या है, कैसा है, उसका एरिया क्या है, इस बात पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती। अगली सिचुएशन क्या है, गाउस का नियम पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है। गाउसीय पृष्ठ की आकृति आकार व एरिया क्या है पर निर्भर नहीं करता। यानी कि केवल जो बंद पृष्ठ में जो आवेश है वो क्या है उस पे ही निर्भर करता है, आकृति, आकार व एरिया पे निर्भर नहीं करता।
अगली कंडीशन है जो गाउस का नियम है वो परिबद्ध जो आवेश है उसकी आकृति क्या है और उसकी मात्रा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इस बात पे तो डिपेंड करता है। लेकिन जिस पृष्ठ में जो आवेश स्थित है वो कैसा है, किस आकृति का है, किस प्रकृति का है, उस बात पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि गाउस का नियम केवल परिबद्ध आवेश की मात्रा प्रकृति वह माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि आवेश की क्या कंडीशन है, आवेश किस प्रकार का है, इस बात पे तो डिपेंड करता है। परंतु आवेश जिस पृष्ठ में है उसकी आकृति आकार पर निर्भरता नहीं होती। अगली कंडीशन है कि गाउस का नियम है, जैसे हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, वो केवल क्या है, स्टेबल आवेश हैं उन पे ही डिपेंड होता है। लेकिन गाउस का जो नियम है वो चाहे आवेश गतिशील हो चाहे वो स्थिर अवस्था में, उस बात पे कोई डिपेंडेंस इसकी नहीं होती। बस ये तो केवल ये देखता है कि उस काल्पनिक पृष्ठ में कितना या कुल कितना आवेश है, चाहे वो गति कर रहा हो उस पृष्ठ में या फिर वो स्टेबल अवस्था में हो, इस बात पे गाउस का नियम डिपेंड नहीं करता। इसी कारण क्या है, जो कूलाम का नियम है वो कम वैध है किसकी बजाय, गाउस के नियम की बजाय। यानी गाउस का नियम ज्यादा वैलिड होता है। इसकी वैधता क्या है, ज्यादा होती है, क्योंकि आवेश की स्थिर व गतिशील अवस्था पे डिपेंडेंस नहीं रखता। गाउस के नियम के अनुसार परिबद्ध आवेश गतिशील हो या स्थिर, इस कंडीशन पे निर्भरता नहीं होती। अगली जो कंडीशन है वो क्या है, यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य है तब उसमें जो फ्लक्स है उसका मान भी शून्य होगा। यानी कि निर्गत व प्रवेशित फ्लक्स है वो इक्वल मात्रा में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आवेश है उसका मान भी शून्य होगा और जो फ्लक्स है उसका मान भी शून्य होगा। यदि किसी
बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य है तथा नहीं तब कुल फ्लक्स का मान भी क्या होगा, मान भी शून्य होगा। किसी ऐसे पृष्ठ में कुल फ्लक्स शून्य होता है जिसमें प्रवेशित व निर्गत आवेश का मान समान यानी कि ये कंडीशन क्या बताती है कि कोई पृष्ठ है, अगर उसके अंदर कुल जो आवेश है वो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल मात्रा में है तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, उसमें कोई आवेश नहीं है तो फ्लक्स का मान भी शून्य हो जाएगा। अब क्या है, वो किस कंडीशन में होगा, अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जिसमें जितना उसमें आवेश आ रहा है उतना ही बाहर निकल गया, उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर जो कुल जो फ्लक्स है वो शून्य अवस्था को डिनोट करेगा। जैसे ये कोई हमारे पास सममित पृष्ठ है, ये कंडीशन कब लागू होती है, जब क्या हो, सममितता, यानी कि जैसे कोई ऐसा पृष्ठ जिसको मोड़ दे तो एक दूसरे पे क्या हो जाए, वो अध्यारोपित। जैसे हमने रेक्टेंगुलर को मोड़ा तो एक दूसरे पे अध्यारोपित हो सकते हैं। अपन ने एक क्या नाम है उसको, गोला नहीं, वृत्त, सर्कल को दो भागों में बांटा तो ये क्या है, एक दूसरे पे क्या है, अध्यारोपित हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो चीजें हैं वो सममितता का एग्जाम्पल होते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आवेश इसमें इंटर करता है तो उतना ही बाहर निकलता है, यानी कि कुल फाई क्या होता है, इंटर प्लस फाई है आउटर, टोटल कितना हो जाएगा, शून्य। अब अगली कंडीशन है कि गाउस का नियम उन सभी सदिशों के लिए मान्य है जो व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। गाउस का नियम गाउस का नियम उन सभी सदिशों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। क्या है, जो व्युत्क्रम नियम का, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का, यानी कि कूलाम का नियम भी है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का फॉलो करता है। वैसे ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करता है। वैसे ही गाउस का नियम भी है वो भी क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है।
लास्ट है जो इसके एप्लीकेशन है उसमें क्या है कि केवल जो आवेश है वो पृष्ठ के अंदर कितना, इस बात पे डिपेंड करता है। भार कितना भी स्थित हो उस बात पे फ्लक्स का मान डिपेंड नहीं होता। बंद पृष्ठ के भार स्थित आवेश फ्लक्स के मान पर निर्भर नहीं करते। जैसे ये कोई आवेश या कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश है A और B और भार कोई Q3 और Q4 है, तो ये कंडीशन क्या बताएगी, जो इसमें टोटल आवेश आएगा वो अंदर वाला ही आएगा। Q4 और Q3 के अंदर के कारण इसमें जो फ्लक्स प्रेजेंट होगा वो इन दोनों कंडीशनों पे क्या है, डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि भार चाहे कितना भी आवेश हो उस बात पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, केवल अंदर में कितना है हमारे पास उसी बात पे डिपेंड करता है। अगला हम अगली क्लास में देखेंगे।